द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम चांदी के भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं। ये अब सिर्फ गहनों या सिक्कों की धातु नहीं रही, बल्कि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री की दुनिया में इसकी एक नई और शायद कहीं ज्यादा जरूरी भूमिका बन गई है। और इसी बदली हुई भूमिका से आज का हमारा सवाल उठता है। उपलब्ध सामग्री को देखते हुए सवाल ये है, क्या चांदी असल में नया सोना है? क्या इसकी बढ़ती औद्योगिक जरूरत और सीमित सप्लाई को देखते हुए बाजार इसकी असली कीमत को बहुत कम आंक रहा है? मैं ये तर्क दूंगा कि चांदी की मांग बढ़ रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये मान लेना कि इसकी कीमत का बढ़ना तय ही है, ये बाजार की सच्चाइयों और इसकी सप्लाई से जुड़ी जटिलताओं को नजरअंदाज करना है। और मेरा पक्ष ये है कि सोने और चांदी की कीमत का जो ऐतिहासिक रिश्ता है और चांदी की ये नई इररिप्लेसेबल औद्योगिक भूमिका, ये दोनों मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि चांदी आज बेहद अंडरवैल्यूड है। देखिए, मेरा तर्क सीधे सीधे इतिहास और आज की हकीकत पर टिका है। हजारों सालों तक जब सोना और चांदी पैसे की तरह इस्तेमाल होते थे तो उनकी कीमत का अनुपात 10 से 20 के बीच रहता था। मतलब 1 ग्राम सोने की कीमत में 10 से 20 ग्राम चांदी आती थी। ये कोई मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं है, ये एक आर्थिक सच्चाई थी जो सदियों तक चली। अब जरा आज की तस्वीर देखिए। जैसा कि नवंबर 2025 के आंकड़े बताते हैं, आज ये अनुपात 80 गुना हो चुका है। 1 ग्राम सोने के लिए आपको 80 ग्राम चांदी देनी होगी। और ये जो 80 गुना का फर्क है, ये और भी अजीब लगता है जब हम सप्लाई पर नजर डालते हैं। जमीन के ऊपर जितनी भी चांदी मौजूद है वो सोने से सिर्फ 10 गुना ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सप्लाई सिर्फ 10 गुना ज्यादा है तो कीमत 80 गुना कम क्यों है? इसका जवाब ये नहीं है कि सोना बहुत महंगा हो गया है। सोने का मूल्य तो हमेशा से महंगाई के खिलाफ एक सुरक्षा कवच रहा है। असली वजह चांदी की बदलती पहचान है। ये अब सिर्फ एक कीमती धातु नहीं, बल्कि इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। बाजार एक संरचनात्मक घाटे से गुजर रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि पिछले कई सालों से जितनी चांदी की जरूरत है उतनी पैदा ही नहीं हो पा रही। ये मांग आ रही है भविष्य की टेक्नोलॉजी से। हर इलेक्ट्रिक गाड़ी में 25 से 50 ग्राम चांदी लगती है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और AI डेटा सेंटर, ये सब चांदी के बिना अधूरे हैं। और इसकी जगह कोई दूसरी धातु लेना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसकी जो बिजली और गर्मी चलाने की क्षमता है वो बेजोड़ है। आपने जो ऐतिहासिक आंकड़े रखे हैं वो दिलचस्प हैं, लेकिन मेरी नज़र में आज के बाजार को समझने के लिए वो काफ़ी नहीं है। वो अनुपात तब का है जब सोना और चांदी दोनों का काम एक ही था, मुद्रा होना। आज उनकी दुनिया बिल्कुल अलग हो चुकी है। सोना आज भी एक सुरक्षित निवेश है, जिसे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक और निवेशक मुश्किल वक्त के लिए रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ चांदी की लगभग 67% खपत इंडस्ट्री में होती है। तो ये मान लेना कि 80-1 का अनुपात गलत है, ये अपने आप में एक धारणा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यही नया नॉर्मल हो? यह अनुपात शायद उनकी अलग अलग आर्थिक भूमिकाओं को ही दर्शा रहा है। कागजी मुद्रा आने के बाद भी यह अनुपात 50-60 के आसपास रहा है, तो 80 एक ऊपरी सीमा हो सकती है, लेकिन यह किसी बुनियादी बदलाव का भी संकेत हो सकता है। और सप्लाई की कहानी वो भी उतनी सीधी नहीं है। ज्यादातर चांदी अपने आप में नहीं खोदी जाती, वो तांबे और जस्ते जैसी दूसरी धातुओं की खदानों से एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है। इसका मतलब यह है कि चांदी की सप्लाई सिर्फ चांदी की कीमत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर भी करती है कि दुनिया को तांबा और जस्ता कितना चाहिए। और ये कहना कि इलेक्ट्रॉनिक्स से चांदी को रिसाइकल करना बहुत मुश्किल है, ये आज की बात है। अगर कीमतें आसमान छूने लगी तो क्या कंपनियां हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेंगी? ऊंची कीमतें नई टेक्नोलॉजी को जन्म देती हैं। जो रिसाइकलिंग आज महंगी और नामुमकिन लगती है, वो कल फायदे का सौदा बन सकती है और सप्लाई का एक नया दरवाजा खोल सकती है। चलिए इसी अनुपात वाले मुद्दे को और गहराई से समझते हैं। आप कह रहे हैं कि ये अप्रासंगिक है, लेकिन मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत मजबूत बेंचमार्क है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हजारों साल का डेटा है जो इन दोनों धातुओं के बीच एक कुदरती मूल्य संबंध दिखाता है, जो उनकी धरती में उपलब्धता पर आधारित है। 80 गुना का मौजूदा अनुपात एक चरम असंतुलन है, खासकर तब जब औद्योगिक मांग में विस्फोट हो रहा है। ये बाजार की कोई नई हकीकत नहीं, बल्कि बाजार की एक नासमझी है। लेकिन क्या ये नासमझी है या फिर बाजार का एक तार्किक नतीजा? देखिए, उस बेंचमार्क की बुनियाद तब पड़ी थी जब दोनों की भूमिका एक थी। अब भूमिकाएं अलग हैं। सोने की कीमत तय होती है भूराजनीतिक तनाव, ब्याज दरों और डॉलर की मजबूती से। वहीं चांदी की कीमत तय होती है औद्योगिक उत्पादन, GDP ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से। एक औद्योगिक धातु से ये उम्मीद करना कि वो मौद्रिक युग के अनुपात पर वापस लौटे, ये तर्क संगत नहीं लगता। ये ऐसा है जैसे हम सेब और संतरे की तुलना इसलिए करें क्योंकि दोनों फल हैं, जबकि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और इस्तेमाल बिल्कुल अलग है। 80.1 का अनुपात शायद इसी फर्क को दिखा रहा है। अच्छा, तो अगर हम एक पल के लिए मान भी लें कि ये अनुपात अब मायने नहीं रखता, तो फिर वो कौन सी ताकत है जो चांदी की कीमत को आगे बढ़ाएगी? मेरे हिसाब से जवाब है इसकी बेतहाशा बढ़ती हुई मांग। और ये कोई छोटी मोटी साइक्लिकल मांग नहीं है, ये एक ढांचागत बदलाव है। हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल और AI जैसी टेक्नोलॉजी एक ग्लोबल मेगा ट्रेंड है जो अगले कई दशकों तक चलने वाला है। जरा सोचिए, सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार ही अगले 10 साल में चांदी की आज की कुल औद्योगिक मांग का एक बड़ा हिस्सा खा सकता है। हम यहाँ सिर्फ मांग में बढ़ोतरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे भविष्य की बात कर रहे हैं जहाँ चांदी की जरूरतें आज की सप्लाई को बौना कर देंगी। एक मिनट,
आप कह रही हैं कि ये मांग अटूट है, लेकिन क्या हम 2008 की मंदी को भूल गए, जब औद्योगिक उत्पादन दुनिया भर में ठप हुआ था, तो चांदी की कीमतों पर भी भारी असर पड़ा था। इस बार अलग क्या है? औद्योगिक मांग हमेशा से आर्थिक चक्रों से जुड़ी रही है। अगर कल एक बड़ी वैश्विक मंदी आ जाए, तो क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनलों की बिक्री पर असर नहीं पड़ेगा? ये मान लेना कि मांग हमेशा एक सीधी रेखा में ऊपर जाएगी, ये थोड़ा ज्यादा आशावादी नहीं है? आपका सवाल जायज है, लेकिन 2008 और आज में एक बड़ा फर्क है। आज हरित ऊर्जा में बदलाव सिर्फ एक व्यावसायिक ट्रेंड नहीं है, ये एक राजनीतिक और वैश्विक जरूरत बन चुका है। दुनिया भर की सरकारें खरबों डॉलर इस ट्रांजिशन में लगा रही हैं, सब्सिडी दे रही हैं और कानून बना रही हैं। ये मांग अब सिर्फ उपभोक्ताओं की जेब पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये सरकारों की नीतियों से भी जुड़ी है, जो इसे आर्थिक उतार चढ़ाव के खिलाफ एक हद तक सुरक्षा देती है। ये एक ऐसी लहर है जो धीमी पड़ सकती है पर रुकेगी नहीं। मैं मानता हूं कि सरकारी नीतियां एक बड़ा सहारा है, लेकिन बाजार का एक और नियम है, ऊंची कीमतें इनोवेशन को जन्म देती हैं। अगर चांदी की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि टेस्ला, एप्पल या सैमसंग जैसी कंपनियां इसके विकल्प खोजने के लिए अरबों डॉलर का निवेश करेंगी? वो प्रति यूनिट चांदी का इस्तेमाल कम करने के तरीके निकालेंगी। इतिहास हमें बताता है कि कोई भी वस्तु इतनी अनिवार्य नहीं होती कि उसकी जगह कोई और ना ले सके, खासकर जब उसकी कीमत बहुत बढ़ जाए। आज शायद कोई विकल्प ना हो, लेकिन अगर चांदी सोने की तरह महंगी हो जाए, तो यकीन मानिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां इसका विकल्प ढूंढ निकालेंगी। लेकिन कितने समय में? एक नया मटेरियल खोजना, उसे लैब में टेस्ट करना और फिर उसे पूरी सप्लाई चेन में लागू करने में दशकों लग सकते हैं। तब तक वो संरचनात्मक घाटा तो बना ही रहेगा, और यही हमें सप्लाई के मुद्दे पर लाता है, जो मेरे तर्क का सबसे अहम हिस्सा है। आप इनोवेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस हकीकत को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि चांदी की सप्लाई बढ़ाना हमारे हाथ में ही नहीं है? आप ऐसा क्यों कहती हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है? क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, लगभग 70-80% चांदी तांबे, जस्ते या सीसे की खदानों से एक सह उत्पाद के तौर पर निकलती है। इसका मतलब है कि खदानें चलाने वाली कंपनियां सिर्फ इसलिए चांदी का उत्पादन नहीं बढ़ा सकती क्योंकि उसकी कीमत बढ़ गई है। उन्हें पहले ये देखना होगा कि तांबे का बाजार कैसा है। तो जब तक दुनिया को और ज्यादा तांबा नहीं चाहिए, तब तक आपको और ज्यादा चांदी नहीं मिलेगी, चाहे उसकी कीमत आसमान ही क्यों ना छू ले। ये एक असली सप्लाई बाधा है जो मांग के साथ आसानी से तालमेल नहीं बिठा सकती। उस तर्क में एक बुनियादी खामी है। आप इसे एक बाधा के रूप में देख रही हैं, जबकि यह अप्रत्याशित सप्लाई का एक स्रोत भी हो सकता है। जरा सोचिए, जिस हरित क्रांति की वजह से चांदी की मांग बढ़ रही है, उसी क्रांति के लिए तांबे की जरूरत भी तो आसमान छू रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, चार्जिंग स्टेशनों और पूरे पावर ग्रिड को अपग्रेड करने के लिए भारी मात्रा में तांबा चाहिए। अगर तांबे की मांग में विस्फोट होता है, तो खदानें उसका उत्पादन बढ़ा देंगी, और नतीजा क्या होगा? बाजार में उप उत्पाद के रूप में चांदी की बाढ़ आ सकती है। भले ही चांदी की अपनी मांग कैसी भी हो, यह चांदी की कीमत को बढ़ने से रोक सकता है। यह एक दिलचस्प दृष्टिकोण है, लेकिन यह इस बात को नजरअंदाज करता है कि नई खदानें खोलने में सालों, कभी-कभी तो एक दशक से भी ज्यादा लग जाता है। और रही बात रिसाइकलिंग की, तो वो भी कोई जादुई समाधान नहीं है। जब चांदी इलेक्ट्रॉनिक्स में पेस्ट के रूप में बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होती है, तो उसे निकालना और शुद्ध करना वो आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं है, कम से कम आज की कीमतों पर तो बिल्कुल नहीं। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, आज की कीमतों पर। यही तो मेरा मुख्य बिंदु है। बाजार हमेशा संतुलन ढूंढता है। आज जो रिसाइकलिंग प्रक्रिया महंगी है, अगर चांदी की कीमतें दोगुनी या तिगुनी हो जाएं, तो वही प्रक्रिया अत्यधिक लाभदायक बन सकती है। कंपनियां अचानक उन पुराने फोनों और लैपटॉप्स के ढेर में एक सोने की खान देखने लगेंगी। ये सप्लाई का एक नया स्रोत खोल सकता है, जिसे आज के मॉडल में नहीं गिना जा रहा है। ये कहना कि सप्लाई स्थिर है, ये बाजार की समस्याओं को हल करने की क्षमता को कम आंकना है। तो संक्षेप में कहूं तो सारे सबूत एक बुनियादी असंतुलन की ओर इशारा कर रहे हैं। हमारे पास एक ऐतिहासिक मूल्य अनुपात है जो आज की तारीख में बिल्कुल बेतुका लगता है। हमारे पास एक ऐसी मांग है जो अजेय तकनीकी रुझानों से जुड़ी है और जिसका कोई सस्ता विकल्प मौजूद नहीं है। और इन सब के ऊपर हमारे पास एक ऐसी सप्लाई है जो वाकई में बाधित है और इस बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर सकती। हालांकि किसी भी चीज़ की सटीक कीमत की भविष्यवाणी करना नामुमकिन है, लेकिन ये सारी परिस्थितियां मजबूती से यही बताती हैं कि चांदी का मूल्य आज उसके असली महत्व की तुलना में काफ़ी कम है। ये विचार कि चांदी का मूल्य कम है सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन ये ऐतिहासिक आंकड़ों को एक ऐसे आधुनिक संदर्भ में देखने पर निर्भर करता है जहां शायद वो अब लागू ही नहीं होते। बाजार जटिल है। जैसा हमने चर्चा की, सप्लाई दूसरी धातुओं की मांग से बंधी है, औद्योगिक मांग आर्थिक चक्रों के अधीन है, और ऊंची कीमतों के कारण रिसाइकलिंग या नए विकल्पों में तकनीकी नवाचार की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी अनिश्चितताएं और संतुलन बनाने वाली ताकतें हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ये कहना कि कीमत सिर्फ ऊपर ही जाएगी, इन सभी जटिलताओं को अनदेखा करना है। हम कम से कम इस बात पर तो सहमत हो सकते हैं कि चांदी की भूमिका मौलिक रूप से बदल गई है। यह एक साधारण मौद्रिक संपत्ति से कहीं आगे निकलकर एक जटिल और बेहद जरूरी औद्योगिक धातु बन चुकी है। बिल्कुल, और इसी वजह से इस सरल सवाल का कि क्या चांदी नया सोना है, एक बहुत ही जटिल जवाब है, और इस जवाब को पूरी तरह समझने के लिए सामग्री में और गहराई से उतरने की जरूरत है।